हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि कल 4 तारीख को जो है यूपी बोर्ड का 12th का मैथ्स का एग्ज़ाम था, तो मैं उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने के लिए जो है आज ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। इसमें कल के पेपर के हर एक क्वेश्चन के सलूशन जो है बताए जाएंगे, जिसमें जो है ऑप्शनल क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। आप किए होंगे तो आपको 2 में से कोई 1 करना रहा होगा, 6 में से कोई 5 करना रहा होगा कई सारे क्वेश्चंस में, तो आप वो किए होंगे। फिर भी यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए भी है कि वो क्वेश्चंस जो उनके चैप्टर में आने वाले हैं, जो उनके चैप्टर जो है आने वाले हैं उनके एग्जाम्स में, वो जो है चैप्टर्स के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लें और समझ लें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट जो है एग्ज़ाम में नहीं हो पाता है। तो टाइम का मैनेजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी और कॉन्सेप्ट्स जो है मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में जो है डिस्कस करूँगा चैप्टर वाइज। फ़िलहाल अभी ये बोर्ड्स का पेपर हुआ है अभी तुरंत का, तो इसका क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। और इस क्वेश्चन पेपर का सलूशन जो है वो PDF फॉर्मेट में मेरे मैथ्स वर्ल्ड एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वहाँ विजिट करेंगे आप तो वहाँ स्टोर होगा और होम में जाने पे स्टडी मटेरियल होगा। स्टडी मटेरियल में 12th मैथ्स सलूशन करके होगा, कंप्लीट सलूशन जो है 2022। वहाँ से आपको PDF सलूशन अवेलेबल होगा। आप अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कोई भी समस्या होने पे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन करने हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो उसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है sec इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x। अगर x की वैल्यू क्या होती है, 0 से 90 के बीच में होती है, तो ये फॉर्मूला होता है जो है sec इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x। तो इसको भी यूज किया जा सकता है। तो इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स 2, और sec इनवर्स 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो sec 60 की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका मतलब कि sec π/3 की ये वैल्यू हो जाएगी। या फिर डायरेक्टली लिखना चाहें तो sec 120 डिग्री की जो वैल्यू है, यानी कि 2 π/3 की जो वैल्यू है वो क्या है, -2 होती है। तो यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो वो होती है 60 की। 60 की होने का मतलब क्या हो गया, π/3 की। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, π/3 और -2 π/3। उस फॉर्मेट में भी लिख सकते थे जो है पाई माइनस sec इनवर्स x एंड पाई माइनस π/3। तो ऐसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वो भी लिखते तो सेम आंसर यही आता, पाई माइनस π/3। तो 2 π/3 ही आता है इस केस में भी। तो इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला वहाँ ऐसे भी है तो आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से LCM लेंगे, सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई क्या हो जाएगा, -π/3। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 -π/3 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या गिवन है, ऑर्डर पेयर गिवन है उसमें A, B, और A और B यानी कि अब्सीसा और ऑर्डिनेट में जो है एक रिलेशन दिया। रिलेशन क्या है कि ऑर्डिनेट में से 2 माइनस करने पे वो जो है अब्सीसा के इक्वल है, और जो ऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, >6 होना चाहिए। तो बोला है कि यहाँ पे कौन सा ऑर्डर पेयर 4 ऑप्शन में से है जो कि R में बिलोंग करेगा, यानी कि गिवन रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो हमको 2 ऑप्शन तो यहाँ से देखते ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं कि B जो है >6, यानी अब्सीसा ऑर्डिनेट >6 होना चाहिए। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 6 से छोटा है, और जो है यहाँ पे 6 है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि >6 होना चाहिए। बचा क्या, सेकेंड और फोर्थ। यहाँ पे >6 है मतलब 8 है, लेकिन 8 में से 2 को माइनस करने पे 6 आएगा। तो यहाँ पे A की वैल्यू जो है वो 3 दी हुई है। तो ऐसा है कि यहाँ पे ये ऑप्शन, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्यों,
क्योंकि 8 में से 6 का डिफरेंस लेने पे यहाँ पे 2 मिल भी रहा है, तो a माइनस बी का डिफरेंस 2 मिल जाएगा, यानी कि 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6। तो ये वेरीफाई कर रहा है गिवन रिलेशन को, इसलिए ये इसका मेंबर होगा। तो ऐसे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो है 6,8 बिलोंग्स टू आर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन जो है, फर्स्ट के थर्ड में दिया हुआ है कि एक 3x3 यानी कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, जिसमें जो है पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस 3x3 ऑर्डर की कितनी जो है फॉर्म हो सकती हैं, जिसकी एंट्री जो है वो हमको क्या लेना है, केवल 0 या 1 ले सकते हैं। ठीक है, 0 या 1 के अलावा और कोई एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में जैसे 3x3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है कोई, तो इसका मतलब हुआ कि 3 रो एंड 3 कॉलम जो है, तो इस पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हो गए, 9 हो गए, यानी कि 9 प्लेसेस पे यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और हर एवरी प्लेस पे जो है जो चॉइस होगी एलिमेंट को फिल करने की वो कितनी होगी, 2 होगी। क्या क्या हो सकती है, 0 और 1, यानी कि टोटल चॉइस कितनी है, 2, और उसके लिए टाइम कितने टाइम्स जो है 9 प्लेसेस हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 × 2 एंड सो ऑन 2, यानी कि 9 टाइम्स। इसकी मीनिंग क्या हुई, 2 to the power 9 मीन्स 512। प्रॉपर लिख करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ये मेरे पीडीएफ सोल्यूशन में अवेलेबल है, वहां से आप लिखने का पैटर्न और तरीका देख सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चंस को कैसे करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्या यूज किया गया है, टेक्निकल क्या इशू हो सकता है जिसमें आपको डाउट हो सकता है, इस वजह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। सोल्यूशन तो मैं पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दिया हूँ, लिंक से आप विजिट करके जो है वहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर लिखने का वे क्या है, तरीका क्या है। यहाँ से जो है मैं क्वेश्चन को बस बता रहा हूँ कि इसके आंसर्स कैसे आ रहे हैं या क्या यूज किया जा रहा है, फॉर्मूला कैसे यूज किया जा रहा है, या आंसर यही क्यों होगा, ऐसे क्यों होगा। तो नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट का डी, फर्स्ट के डी में क्या है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एट x = 1 जो है कौन सा गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शंस में जो है मॉड्यूलस फंक्शन दिए हुए हैं। अब आपको पता अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, उसकी जो रेंज होती है और उसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन का डिफरेंट फंक्शन पे रेंज वगैरह डिसाइड करते हैं। रेंज तो आपकी क्या हो जाएगी, 0 to ∞, 0 क्लोज और ∞ ओपन, यानी कि अपर एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है डिफरेंशियबिलिटी की जब बात होती है तो मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो 0 पे जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मॉड की वैल्यू जब भी 0 होती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। होता क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी मॉड की वैल्यू 0 होती है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल नहीं आती है किसी भी केस में। तो वहां पे क्योंकि मॉड फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि वो नेगेटिव नंबर को नेगेटिव पे भेजता है और पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव पे भेजता है, तो 0 के लेफ्ट के जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और 0 के राइट के जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो नेगेटिव को नेगेटिव पे भेजता है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी और पॉजिटिव को पॉजिटिव पे भेजता है तो फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस वजह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल नहीं आता। इस वजह से मॉड्यूलस फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, केवल ये चेक करना है कि जो भी फंक्शन दिया है उसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है या x = 1 डालने पे कब मॉड की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जिस पे 0 होगी वही जो है फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे चेक करिए, x = 1 यहाँ पे डालने पे ये 1 - 2 0 नहीं होगा, यहाँ पे डालने पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे डालने पे 0 नहीं होगा और यहाँ पे डालने पे भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मॉड x - 1 ये जो है 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का ई, फर्स्ट के ई में जो है वो क्या दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेट चेंज का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है जो है वहां पे एक क्यूब की बात किया गया है। ठीक है, क्यूब ऐसा क्यूब है जिसकी साइड क्या है, x है। अगर साइड x है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v = x³, साइड का क्यूब हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम में चेंज पूछा है कि वॉल्यूम में क्या चेंज होगा और जबकि उसकी साइड में कितना इंक्रीज किया जा रहा है, क्या चेंज किया जा रहा है, 3% का अगर चेंज किया जा रहा है तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेज होंगे। तो यहाँ पे अगर v जो है वॉल्यूम x साइड x है तो वॉल्यूम क्या होगा, x³ होगा। तो चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो dv/dx जो है वो क्या हो जाएगा, 3x
स्क्वायर हो जाएगा। और जो चेंज दिया हुआ है यहाँ पे साइड में वो क्या दिया हुआ है, जो है 3%। इसका मतलब कि dx या फिर डेल एक्स भी बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होता है। ये क्या दिया हुआ है 3% ऑफ x, यानी कि साइड में इतना चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया 0.03 इंटू एक्स, ये जो है चेंज हो गया। वॉल्यूम में चेंज क्या हो गया dv बाई डी एक्स, जो क्या आ गया डिफरेंशिएशन इसका 3x स्क्वायर, और ये इसके साइड में चेंज क्या हो गया 0.03। अब हमको अप्रोक्सीमेट चेंज के लिए फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम में चेंज के लिए क्या होता है डेल v इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू डेल एक्स। अब dv अपॉन dx क्या आया है 3x स्क्वायर, और जो है डेल एक्स हमारा साइड में चेंज कितना दिया हुआ है 0.03 इंटू एक्स, मीन्स वॉट कि 0.09 जो है एक्स स्क्वायर और एक्स, तो एक्स क्यूब, यानी कि वॉल्यूम पहले क्या था एक्स क्यूब था, और इसमें चेंज कितना हुआ 0.09 जो है ये चेंज हुआ किसमें वॉल्यूम में, तो इसका आंसर जो है 0.09 हो जाएगा। अब इसका एक और ऑप्शन हो सकता था जो कंपटीशन के भी एग्जाम में कई बार पूछता है कि जो है 0.09, इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इंक्रीज जो है या चेंज जो है वो कितना हो जाएगा 9% का हो जाएगा, किसमें टोटल वॉल्यूम में। तो ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है फर्स्ट के 5 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम सेकंड क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस tan x dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, tan x को जो है sin x और cos x में ब्रेक कर देंगे। तो जब tan x को sin x cos में ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस sin x अपॉन cos x dx। तो यहाँ से जब LCM लेके और वो ऊपर भेजेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये क्या हो जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस sin x। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होता है या ट्रिकी फॉर्मूला होता है जिसको मैं बताऊंगा, और कुछ लोग यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक टेक्निक होती है कि यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में cos x प्लस sin x के फॉर्म में कुछ भी दिया हो, नीचे कुछ भी दिया हो, sin x और cos x के कोई भी कोफिशिएंट दी हो, तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए मैं टेक्निक बता रहा हूँ ताकि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप कर लें। सपोज मान लीजिए कि अगर दिया हुआ है a sin x प्लस b cos x, ठीक है, अपॉन c sin x प्लस d cos x, यानी कि sin x और cos x का सम दिया हो और नीचे भी sin x और cos x का सम दिया हो और उसके कुछ भी और कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे ब्रेक करेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए जो है एक टेक्निक ये है कि हम इसके न्यूमरेटर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर तो एज सच रहता है, जैसे है वैसे ही रहता है, c sin x प्लस d cos x, और ये इंटीग्रेशन ऑफ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये तो लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा न्यूमरेटर बड़ा होगा इसलिए जो है हम उसको बढ़ा ले रहे हैं। तो ब्रेक कैसे करते हैं 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या होता है l इंटू, ठीक है, डिनोमिनेटर्स, l इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, l इंटू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर है क्या एक्चुअली में c sin x प्लस d cos x, तो हम यहीं पे वही लिख ले रहे हैं c sin x प्लस d cos x प्लस m इंटू, ठीक है, यानी कि a sin x प्लस b cos x को जो है ब्रेक करना होता है 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में एक l कोफिशिएंट कोई भी रैंडम आर्बिट्रेरी ले लेते हैं और l इंटू डिनोमिनेटर लिखते हैं और प्लस m इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे l इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा c sin x, c तो कांस्टेंट है, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, तो ये क्या हो जाएगा c cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस d sin x। और इसके बाद जो है इस जो गिवन न्यूमरेटर है उसको और इस फॉर्मेट को कंपेयर करके l और m की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर क्या करते हैं इस पार्ट से इसको डिवाइड करते हैं। तो ये जो एल एम आता है वो कांस्टेंट आता है, बाहर हो जाता है, और जब इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1 हो जाता है। 1 का इंटीग्रेशन हमको पता ही है कि x हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है। तो जब इसको t मानेंगे तो ये डिफरेंशिएट करने पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा dt के प्लेस पे और हमको 1/t आ जाएगा, यानी कि log t आ जाएगा, यानी कि इसके दिस अपॉन दिस का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा log
डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर में दिया होगा, तो इससे एक आसान हो जाएगा। तो इस टेक्निक से जो है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये आप देख लीजिए कि हम कैसे कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर क्या है, कॉज एक्स है, ठीक है। कॉज एक्स को इसी फॉर्मूले से ब्रेक करते हैं, तो एल इंटू क्या बोले हैं डिनोमिनेटर लिखने के लिए, तो डिनोमिनेटर क्या है कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, और प्लस एम इंटू क्या बोले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस साइन एक्स, और प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉज एक्स। अब यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे, अभी यहाँ पे साइन एक्स तो है नहीं, तो साइन एक्स नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया 0 इंटू साइन एक्स हो गया, तो इसके कोफिशिएंट को कंपेयर तो करना पड़ेगा ना। तो साइन एक्स क्या है यहाँ पे एल साइन एक्स और माइनस एम साइन एक्स, तो यहाँ से साइन एक्स का कोफिशिएंट 0 है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा एल माइनस एम इक्वल टू 0, एंड कॉज एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है ये 1 है कॉज एक्स का कोफिशिएंट, और यहाँ पे कॉज एक्स का कोफिशिएंट क्या है एल है, और यहाँ पे एम है, तो ये क्या हो जाएगा एल प्लस एम इक्वल टू 1। अब इस दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो एल और एम की क्या मिल जाएगी हमको वैल्यू मिल जाएगी। एल और एम की अगर वैल्यू मिलेगी तो दोनों को ऐड कर दें, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या 2l इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया l इक्वल टू 1/2, और l इक्वल टू 1/2, तो m इक्वल टू 1/2 क्यों, क्योंकि l माइनस एम इक्वल टू 0 मीन्स l इक्वल टू m, l और m की दोनों वैल्यू क्या होगी सेम होगी। अब ये l और m की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, यानी कि इस cos x को इसी दो पार्ट में क्या करना है हमको ब्रेक करना है। तो देयरफॉर अब इस cos x के जगह पे ये l m की वैल्यू डाल के और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए क्या आएगा ये आ जाएगा 1/2 यानी कि डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x और प्लस 1/2 m वाली वैल्यू हो गई, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो गया ना, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या है cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x, और होल अपॉन क्या हो गया आपका डिनोमिनेटर में क्या था हमारा cos x प्लस साइन x और dx। अब इसको इंटीग्रेट करना काफी इजी हो जाता है, कुछ भी नहीं करना है, 1/2 दोनों प्लेस पे कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। अब अभी हम बताए हैं आपको कि ये जो है डिनोमिनेटर में t मानेंगे तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा cos x माइनस साइन x जो है dx के साथ, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा ये 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू cos x प्लस साइन x, तो यहाँ से डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा, और इंटीग्रेट होके क्या लिखा जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे इसको तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, और इसका क्या हो गया log cos x प्लस साइन x, log मॉड cos x प्लस साइन x, क्योंकि log जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर पे डिफाइन होता है, तो इसलिए मॉड लेना आवश्यक हो जाता है, और प्लस क्या हो गया c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का a, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सेकेंड का b देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो है b, सेकेंड का b क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि कर्व है, पैराबोला जो है, पैराबोला मतलब परवलय बोलते हैं, और जो है यहाँ से बोला है कि वो जो पैराबोला है वो और उससे बाउंडेड y इक्वल टू 3 एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू x एक्सिस, उससे बाउंडेड, और y एक्सिस से बाउंडेड जो रीजन होगा उस सैडेड रीजन का या उस रीजन का एरिया निकालिए। तो ऐसा डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो डायग्राम कैसा होगा, ये मेरी क्या हो गई x एक्सिस हो गई, ठीक है, ये नेगेटिव x एक्सिस हो गई, ये पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस, ये 0 हो गया। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला जो है इसका जो डायग्राम बनेगा वो कर्व बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है, इस फॉर्म में बनेगा। अब ये जो है बन गया, अब y इक्वल टू 3 लाइन, तो मान लीजिए कि y इक्वल टू 3 लाइन जो है यहाँ है जो पैरेलल टू क्या है x एक्सिस है, तो y इक्वल टू 3 डालने पे जो है यहाँ से हमको x की क्या वैल्यू मिलेगी, तो 9/4, ठीक है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ये क्या आएगा 9/4, 3। अब ये सैडेड रीजन हो गया हमारा, जो ये y एक्सिस से बाउंडेड हो गया, y इक्वल टू 3 लाइन से बाउंडेड हो गया, और इस कर्व गिवन कर्व से बाउंडेड हो गया। अब इस रीजन का जो है एरिया पूछा हुआ है, तो हमको इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट कर दें y एक्सिस के अलॉन्ग जो है इंटीग्रेट कर दें यहाँ 0 से लेके 3 तक, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 3।
और x और क्या हो जाएगा dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट किसकी चूज कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y एक्सिस के अलोंग। और गिवन कर्व क्या है यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी y स्क्वायर अपॉन 4, ये यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 0 to 3 y स्क्वायर अपॉन 4 dy, 1/4 जो है कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और y स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3 में 0 to 3। क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है इंटीग्रेशन x टू द पावर n का क्या होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। और यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4। अब y की वैल्यू एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब अपॉन 3 और माइनस 0/3। अब 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 स्क्वायर यानी कि 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट। क्यों, क्योंकि ये एरिया है, और एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है स्क्वायर यूनिट होती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है थर्ड क्या है, इस एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy/dx इक्वल टू x+1 अपॉन y माइनस 1। इसका जनरल सोल्यूशन पूछा हुआ है। तो आप प्रॉपर लिखने का वे जो है पैटर्न, उसके लिए परेशान मत होइए। पीडीएफ सोल्यूशन जो है उस पर जाके मेंशन है जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से स्टडी मटेरियल में जाइएगा, वहाँ से आपको लिखने का प्रॉपर वे पता चलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन में क्या है वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपको सॉल्व करने का प्रोसेस पता चले कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, सोचना कैसे है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ये वेरिएबल सेपरेबल एक रूल होता है, पहला ही रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि y वाले को y वाले के साथ और x वाले को x वाले के साथ। तो सिंपल जो है जब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y-2 dy इक्वल टू जो है x+1 dx, और कुछ नहीं करना, ऑन इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो y हो जाएगा, तो ये 2y हो गया। और इक्वल टू क्या हो गया x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 हो जाएगा। वही सेम फॉर्मूला x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ। और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x हो गया, वही सेम फॉर्मूला। 1 का मतलब क्या हो गया x टू द पावर 0, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया x टू द पावर 0+1 अपॉन 0+1, मीनिंग क्या हो गया x। तो ये फॉर्मूले से हो गया। अब सिंपल जो है यहाँ से, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन तो है नहीं। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है c भी जोड़ सकते हैं और c/2 भी जोड़ सकते हैं। आर्बिट्रेरी इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, तो ये थोड़ा अच्छे फॉर्म में दिखे, इसलिए जो है हम यहाँ पे c/2 ऐड कर ले रहे हैं। और यहाँ से एलसीएम अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा y² - 4y अपॉन 2 इक्वल टू x² + 2x + c अपॉन 2 से 2 जो है वो हो जाएगा कैंसिल। तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा y² - 4y इक्वल टू x² + 2x + c। यहाँ पे हम आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा y² - x² इक्वल टू 4y + 2x, बस ट्रांसपोज किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आंसर यहाँ भी सही है, कोई इशू नहीं है। इंटीग्रेट करने के लिए जनरल सोल्यूशन पूछा है, तो हमारा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया, तो 1 डिग्री का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 डिग्री का, तो ये हमारा सही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, -4y - 2x - 6, ये दोनों फॉर्मेट में जो है हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड का डी। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड का डी क्या है, दो वेक्टर दिए हुए हैं। वेक्टर ए जो है i कैप - 2j कैप + 3k कैप, और वेक्टर बी जो है 3i कैप - 2j कैप + k कैप। तो यहाँ पे दो वेक्टर दिया है, और दोनों वेक्टर के बीच का जो है एंगल पूछा है कि उनका जो है पोजीशन जो भी है, उनके इनके दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन जो बनेगी, उनके बीच का जो है वो क्या होगा, एंगल क्या होगा। तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर हमको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोफिशिएंट होते हैं उनके स्क्वायर का सम कर लेते हैं। तो ये क्या होता है 1 स्क्वायर + -2 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर।
तो ये यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 क्या हो गया 5 और 9 क्या हो गया 14, रूट में 14 हो गया। और यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड b का निकालना है तो ये भी सेम ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 और 13 और प्लस 1, तो ये भी क्या हो जाएगा रूट में 14 ही हो जाएगा। सिंपल i j k के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम कर लेंगे। और यहाँ से इसका दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट करना है तो क्या क्या है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन रूट 14 इंटू रूट 14। तो यहाँ पे जो है डॉट प्रोडक्ट में जो है i डॉट i का की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। सेम वेक्टर डायरेक्शन में जब हम करते हैं तो सेम डायरेक्शन में थीटा 90 डिग्री 0 डिग्री और साइन थीटा 0 डिग्री हो जाता है, तो साइन 0 जो होता है वो 0 हो जाता है। तो इस वजह से जो है वहाँ पे साइन 0 0 होगा और कॉस 0 क्या होगा 1 होगा। तो उस केस में जो है i कैप की कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा 0 तो कॉस 0 1 हो गया, तो i कैप डॉट i कैप की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। इस केस में इसके केवल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जो है अगर i और j डिफरेंट वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन का प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो सिंपल यहाँ से डॉट प्रोडक्ट में जो मिले, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है सेम का जो प्रोडक्ट करते हैं i कैप इंटू i कैप, तो क्रॉस i कैप तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो फिर वहाँ पे डिस्कस करेंगे जहाँ पे जरूरत पड़ेगी। फिलहाल डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा i का कोफिशिएंट 1 i का कोफिशिएंट 3, तो ये क्या हो गया 1 इंटू 3 प्लस j का कोफिशिएंट -2 और j का कोफिशिएंट -2 और प्लस k का कोफिशिएंट k कैप का 3 इंटू k कैप का 1 अपॉन क्या हो गया 14, रूट हट जाएगा जो है 2 टाइम्स होने की वजह से। और ये 1.3 नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा इनटू है और ये 3.1 है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया 3 + 3 6 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 2 जा 4, 6 + 4 10, तो टोटल क्या हो गया 10/14 मीन्स 5/7। ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। तो डायरेक्शन निकालना है ना, एंगल निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा = cos इनवर्स 5/7, ये इसका आंसर हो गया। अब जो है सेकेंड का ई, सेकेंड के ई में क्या है इवेंट ए, ठीक है, ये जो है ये क्वेश्चन है, ये आंसर होगा इसके। और ई तो सेकेंड के ई में जो है यहाँ पे डॉट की जगह पे जो है हम मल्टीप्लिकेशन लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ई में क्या है, दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी ए और बी की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और गिवन है 0.3 और 0.6, और बोला क्या गया है कि दोनों इवेंट आपस में क्या है इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो दोनों के साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, साथ साथ होने का मतलब क्या कि ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जब इंडिपेंडेंट होता है तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली दोनों का हम क्या करते हैं प्रोडक्ट, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमको आंसर मिल जाता है 0.3 इंटू 0.6, तो 3 6 18 0.180, ये पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देन 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए में एक रिलेशन दिया हुआ है, आर एक रिलेशन है ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, जहाँ पे अब्सिसा और ऑर्डिनेट जो है उनका डिफरेंस जो है वो उसको 2 डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड करने का मतलब कि a माइनस बी जो इसका डिफरेंस आएगा वो क्या होगा मल्टीपल ऑफ 2 होगा। 2 डिवाइड करता है इसका मतलब क्या है कि उसी नंबर को डिवाइड कर सकता है ना जिसमें 2 एज अ फैक्टर हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी। तो हमको इसको प्रूव करना कि ये जो रिलेशन है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना होता है कि जो गिवन रिलेशन है वो क्या है रिफ्लेक्सिव है, पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है सिमेट्रिक है, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव ये होने का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट जो है खुद के साथ जो है अगर रिएक्ट कर रहा है तो उसी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इसका जो है सेम एलिमेंट चूज करेंगे। मान लिया कि a कॉमा ए चूज किए, a कॉमा ए इसमें अगर बिलोंग कर जाएगा तो ठीक है। तो फॉर ऑल ए कहाँ बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि ये जो रिलेशन दिया है ये इंटीजर को हम कैपिटल जेड को क्रॉस करके डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर से फॉर ऑल ए, हर एक एलिमेंट के लिए, इस इंटीजर के हर एक एलिमेंट के लिए उसका डिफरेंस लेने पे जो है जो वी वैल्यू आएगी वो 2 से अगर डिवाइड हो जाती है
तो जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई। तो यहाँ से अगर a माइनस ए निकालेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 जो है किसी भी इंटीजर से डिवाइड हो जाएगा। दिस मीन्स व्हाट 2 डिवाइड्स 0, ऑलवेज ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दिस मीन्स व्हाट कि a माइनस ए जो है बिलोंग करने लगेगा किसमें R में, किसके लिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर, हर एक इंटीजर के लिए, क्योंकि उसका डिफरेंस लेने पे 0 आएगा और 0 आने के बाद जो है वो 0 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती क्या है कि हम कोई एक ऑर्डर पे चूज करेंगे और उसका इन्वर्स करने पे रिवर्स कर देते हैं अगर, तो रिवर्स करने पे वो भी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर उस रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो मान लिया क्या कि लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R। प्रॉपर लिखने का वे और जो लैंग्वेज है वो पीडीएफ सोल्यूशन में है, आप वहां से कॉपी करिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में मेंशन कर रहा हूँ। ओके, तो ये फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। दिस मीन्स व्हाट a कॉमा बी अगर R का मेंबर है तो ये क्या बोल रहा है कि 2 इसको डिवाइड करेगा। दिस मीन्स कि a माइनस बी जो है क्या हो जाएगा इज मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल होगा। तो अगर a माइनस बी 2 का मल्टीपल होगा तो माइनस कॉमन लेने से वैल्यू पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। b माइनस ए भी जो है इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, मीन्स ये b माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। और अगर माइनस b माइनस ए को डिवाइड करेगा तो माइनस हटा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस और प्लस साइन जो है वो फैक्टर्स पे इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो b माइनस ए जो है ये भी मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा, आल्सो मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा। दिस मीन्स व्हाट कि b कॉमा ए जो है ये बिलोंग कर जाएगा R रिलेशन में। अगर a कॉमा बी R का मेंबर है तो हम ये प्रूव कर पाए कि b कॉमा ए भी R का मेंबर होगा। इससे ये प्रूव हो गया फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ये ध्यान रखिएगा, हर एक इंटीजर के लिए ये सेटिस्फाई होगा, क्योंकि गिवन रिलेशन जो है वो इंटीजर पे डिफाइन हो रहा है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ये जो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होगी। अगर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है ट्रांजिटिव, तो उसको हम यहीं पे बता दे रहे हैं जो है कि सिमेट्रिक। देन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या है, हम इस गिवन रिलेशन का कोई 2 एलिमेंट चूज करेंगे। तो एक एलिमेंट क्या ले लिए a कॉमा बी और दूसरा क्या ले लिए b कॉमा सी। अगर ये 2 मेंबर जो हैं ये गिवन रिलेशन के मेंबर हैं तो हमको क्या प्रूव करना होता है कि इसका फर्स्ट पार्ट और उसका थर्ड पार्ट है ना वो भी इसका मेंबर होगा। इससे मतलब बनता हुआ जो ऑर्डर पेयर होगा a कॉमा सी वो भी इसका मेंबर होगा। अगर ये प्रूव कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो गिवन रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि हम यहाँ पे जो गिवन है वो डेफिनेशन यूज करेंगे। तो चूंकि a कॉमा बी एंड b कॉमा सी दोनों क्या है R का मेंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज व्हाट कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 2 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड b कॉमा सी मेंबर है, देन b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 2। अगर 2 का मल्टीपल है तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 2m एंड b माइनस सी इक्वल टू 2n, जहाँ पे जो है n क्या है इंटीजर ही है, ठीक है ना। तो ये क्यों है? क्योंकि 2 का मल्टीपल होगा तभी तो 2 से डिविजिबल होगा, तो इसका जो डिफरेंस जो भी होगा वो 2 का मल्टीपल ऑब्वियसली होगा। अब अगर हम दोनों को ऐड कर देते और हमको प्रूव क्या करना था a और c के बारे में, मतलब a और c का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हम a और c में यहाँ पे b ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या इसी दोनों को ऐड करेंगे अगर तो हमको a माइनस सी ही मिलेगा। देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी ये कैंसिल हो जाएगा। तो इससे ये मिला कि 2m प्लस 2n, मीन्स जो रिजल्ट आया 2m प्लस n ये भी 2 का मल्टीपल है। दिस मीन्स व्हाट कि a माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, इसका मतलब कि 2 से डिवाइड होगा a माइनस सी, 2 से डिवाइड होगा। तो अगर a b और b c अगर r में मेंबर है तो a कॉमा c भी क्या हो जाएगा r का मेंबर हो जाएगा। तो ये जो है r ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर देगा, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देन नेक्स्ट थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें एक क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर की, जिसमें दिया हुआ है 1 2 रो वाइज एंड 4 2। यहाँ पे बोला है कि प्रूव करिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो 2a
प्रूव करना है तो 2a निकालने, पहले 2a निकालने के लिए क्या किया, गिवन मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। किसी भी गिवन मैट्रिक्स में अगर जो है हम किसी स्केलर से, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया, 2 में मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया, 4 में मल्टीप्लाई हुआ 8 हो गया, 2 में मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया। सिंपल। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक साइड हमको मिल गई, और फिर इस डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकाल लिए इस मैट्रिक्स के लिए। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेते हैं सीक्वेंस से। तो यहाँ से a का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 4 8, 2 माइनस 8 माइनस 6 हो गया, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से क्या मिला, माइनस 24 मिल गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 2a का, तो 2 4 जा 8 और 8 4 जा 32, तो 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, 8 माइनस 32 क्या हो गया, माइनस 24। मीन्स व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या आया, माइनस 24, और 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आया, माइनस 24, यानी कि ये वैल्यू हमारी जो प्रूव करनी थी प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सी देखते हैं कि कैसे करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का सी। 3 का सी क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताइए x टू द पावर sin x का जो है, और किसके रिस्पेक्ट में बताना है, x के रिस्पेक्ट में। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अवकल गुणांक बोलेंगे। हिंदी मीडियम वालों का पेपर हुआ होगा तो वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। कोई डाउट होता है लैंग्वेज का तो हमसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। तो फिलहाल आपका पेपर है फिजिक्स का, उसकी प्रिपरेशन करिए, सोल्यूशन आंसर मिला लीजिएगा, फिर इसको प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिएगा, आपके काम ही आएगा। यहाँ से देखते हैं तो ये क्या लेंगे, लेट मान लिया कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। अब इसका हमको अवकल समीकरण बताना, अवकल गुणांक बताना है, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लेंगे बोथ साइड में, तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स, और लॉग लेने पे ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा हमको, log y का डिफरेंशिएशन log x का होता है 1/x, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, और चेन रूल से y का डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या हो जाएगा dy/dx, क्योंकि करना तो x के रिस्पेक्ट में है। अब यहाँ से जो है ये क्या हो जाएगा, साइन x और log x, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, साइन x का कांस्टेंट हो गया और log x का 1/x हो गया x के रिस्पेक्ट में, प्लस log x कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का, सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का, तो sin x का क्या हो गया cos x हो गया। यहाँ से y को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, dy/dx इक्वल टू साइन y साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। y की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन ही है, इसको हम पुट कर देंगे x टू द पावर साइन x और साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड का डी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। यहाँ पे पूछा गया है कि x जो है कहाँ से है, रियल नंबर से है, तो यहाँ पे ये बताना है, रियल नंबर ऐसे डिनोट करेंगे कैपिटल R क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे बताना कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या होगा। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग तब होता है उस इंटरवल पे होता है या वहाँ होता है उस वैल्यूज पे होता है जिन वैल्यूज पे फंक्शन के का फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है। तो इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को f डैश x से डिनोट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 4x का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू इंक्रीजिंग चेक करने के लिए कब ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 बोथ साइड में 4 ऐड करेंगे तो 2x ग्रेटर आर इक्वल टू 4, और 2 पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड भी कर सकते हैं, तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 2। दिस मीन्स व्हाट कि रियल नंबर लाइन पे अगर हम देखेंगे तो रियल नंबर लाइन ऐसी हो गई, यहाँ पे 2 के लेफ्ट में सारा और 2 के राइट में सारा, तो ये इन्फिनिटी होता है माइनस इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ से 2 से सारा। अब ग्रेटर आर इक्वल टू है तो यहाँ से जो x का इंटरवल होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल पे जो है ये गिवन फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी पार्ट हो गया। फोर्थ का ये क्या है, इसमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किसका है, 1/x² + 2x + 2, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है।
तो ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ऐसे क्वेश्चंस में हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है जब न्यूमरेटर में 1 दिया होता है तो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना करके कुछ स्टैंडर्ड 7 फार्मूले ICSE बोर्ड में होते हैं और सारे बोर्ड्स में जो है स्पेशल फार्मूले होते हैं, उससे जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब हम बनाते हैं तो कभी कभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आता है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आता है। तो जो भी आता है सबके लिए अलग अलग फार्मूले हैं, जो भी फार्मूले आते हैं वो यूज करते हैं फार्मूले। इस क्वेश्चन पेपर में जो ज़रूरत पड़ रही है वो तो मैं बता रहा हूँ, बाकी बुक के थ्रू या मेरे सेशन में ज्वाइन करके जो है आप समझ सकते हैं कि कैसे फार्मूले होते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं, उनका प्रूफ क्या होता है, उनका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कैसे उनको समझते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x और अगर हमको 1 और मिल जाए तो ये x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, या तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करें या तो 2 को ही 1 प्लस 1 में ब्रेक कर दें। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, 2 को ही 1 प्लस 1 में ब्रेक कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक पार्ट में हो गया और प्लस 1 एक पार्ट में हो गया, ये ds। तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से जो हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, क्योंकि यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट नहीं है। अगर x का कोई कोफिशिएंट रहता तो इंटीग्रेट करने के बाद पूरे इंटीग्रेशन को उससे डिवाइड कर देते, ठीक है। तो ax प्लस बी के फॉर्म का भी ये हो सकता है। तो x का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। सिंपल है, x का कोफिशिएंट 1 है तो कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए के प्लेस पे क्या है 1 ही है, और ये tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या है x प्लस 1 है, x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, रहता तो यहाँ पूरे से डिवाइड कर देते। और ये अपॉन a के प्लेस पे क्या है 1 है और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी। अगर x का कुछ भी कोफिशिएंट होता तो यहाँ पे डिवाइड करके लिख देते। तो ये फोर्थ का क्या हो गया a। नेक्स्ट फोर्थ का b देखते हैं। तो हम लोग क्या कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए हो चुका था, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी देखते हैं। फोर्थ का बी जो देखेंगे वो क्या हो जाएगा, फोर्थ के बी में क्या है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है 3D में जो है, और 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनेगी उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन पूछा हुआ है। तो 3D ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर कोई 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। अगर ऐसा है तो उसके लाइन, उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी उसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है ये देखते हैं। तो फॉर्मूले में पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूले से उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस हो गई P और Q के बीच की डिस्टेंस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में हो गया। देन डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए जिसका ये सिंबल होता है इससे डिनोट करते हैं कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा। यहाँ पे अल्फा जो होता है वो x एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन एंगल होता है गिवन लाइन का, और बीटा जो होता है वो y एक्सिस के साथ एंगल होता है, और गामा जो होता है वो z एक्सिस के साथ एंगल होता है। तो कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा जो होता है यही डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पे पॉइंट x1 y1 z1 एक गिवन है 2 4 माइनस 5 एंड 1 2 3 x2 y2 z2। यहाँ पे पुट करके यहाँ से क्या करिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये पी क्यू की वैल्यू निकाल लिए, और डायरेक्शन कोसाइन गिवन लाइन का जो है, गिवन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन मिली है उसके लिए क्या हो गया, ये x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। ये इससे हमको 3 अपॉन रूट 77 माइनस 2 अपॉन रूट 77 एंड 8 अपॉन रूट 77 जो है क्वेश्चन नंबर 4 के बी का सोल्यूशन मिला, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन लाइन या लाइन गिवन 2 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का सी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सी। 4 के सी में क्या है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है जो है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया है, मिनिमाइजेशन ऑफ z इक्वल टू 3x प्लस 9,
और यहाँ पे z की मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है, और यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स जिसको बोलते हैं, दिया हुआ है x + 3y लेस आर इक्वल टू 60, x + y ग्रेटर आर इक्वल टू 10 एंड x लेस आर इक्वल टू y। तो अगर हम इसको y को बोथ साइड से माइनस करते हैं तो x लेस आर इक्वल टू 0 एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इसके लिए पूछा है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स होते हैं यानी कि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनके रिगार्डिंग जो है हम लाइंस ड्रॉ करते हैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए, एंड फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फिजिबल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है कि जो कि हर लाइन से जो हमको सोल्यूशन मिलता है उसका कॉमन रीजन होता है। तो जो कॉमन रीजन होता है वही जो है फिजिबल सोल्यूशन होता है। कुछ फिजिबल सोल्यूशंस जो होते हैं अगर बाउंडेड होते हैं तो उनके कार्नर पॉइंट्स को चेक करते हैं, उनके कार्नर पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज को चेक करते हैं। तो कार्नर पॉइंट्स जो आते हैं वो इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं, एंड कॉर्नर पॉइंट्स पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आती है उसमें से चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या है, ऑप्टिमल है। अगर मिनिमाइजेशन का फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, और मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन है तो मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो हमको किस चीज़ की आवश्यकता है उस हिसाब से करते हैं। तो यहाँ से ग्राफ ड्रा करके देखते हैं कि ग्राफ ड्रा कैसे करना है इसके लिए। तो पहले जो हमारी इनइक्वालिटी है वो क्या है, अब यहाँ पे ये भी चूज करना होता है कि लाइन तो हम ड्रा कर दिए, लाइन का इक्वेशन ड्रा हो गया, कैसे चूज करें कि लाइन के ऊपर वाला रीजन सोल्यूशन रीजन है कि नीचे वाला रीजन सोल्यूशन रीजन है। इसके लिए का फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है। तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, कैसे लिखते हैं कि अगर ax + by लेस आर इक्वल टू क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर b की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव और ये लेस देन यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला करके क्या हो जाता है लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। लोअर हाफ प्लेन जो सोल्यूशन रीजन होता है वो हो जाता है। अगर यहीं पे b की वैल्यू क्या हो जाती है, वो भी नेगेटिव हो जाती है, और पूरी इनइक्वालिटी भी क्या है नेगेटिव है, तो 0 भी हो सकता है, यहाँ पे c भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर b की वैल्यू भी क्या हो गई नेगेटिव हो गई, y के कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो देखते हैं, और पूरे इनइक्वालिटी की भी वैल्यू क्या है लेस देन 0 है या फिर लेस देन की इनइक्वालिटी है। तो लेस देन और लेस देन ये मिला के क्या हो गया पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव मिला के पॉजिटिव। ये कांस्टेंट होगा तो भी इसको हम नेगेटिव मान के चलेंगे, बस ये लर्न रखने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या हो गया अपर हाफ प्लेन, तो इस केस में क्या हो गया अपर हाफ प्लेन, यानी कि लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर वाला प्लेन जो होगा वो अपर हाफ प्लेन होगा, या फिर नीचे वाले प्लेन में जो है कोई भी एक पॉइंट लेके इस इनइक्वालिटी में डाल देते हैं जो गिवन इनइक्वालिटी है। अगर उसको सेटिस्फाई किया तो नीचे वाला रीजन सोल्यूशन रीजन होगा, और अगर नहीं सेटिस्फाई किया तो उसके अपोजिट रीजन जो होगा ऊपर वाला रीजन या लेफ्ट वाला रीजन या राइट वाला रीजन वो सोल्यूशन रीजन होता है। फिर यहाँ से चेक करते हैं दूसरा केस की अगर b यहाँ पे पॉजिटिव था और b नेगेटिव था, कब ये जब लेस देन की इनइक्वालिटी थी। तो सेम इनइक्वालिटी अगर यही इनइक्वालिटी क्या हो जाती है ग्रेटर आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी हो जाती है, तो b ग्रेटर देन 0 होने पे यानी b पॉजिटिव होने पे दोनों पॉजिटिव हो गया, दोनों ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी हो गई, तो यही जो लोअर हाफ प्लेन होता है ये क्या हो जाता है अपर हाफ प्लेन हो जाता है, ठीक है। और यही जो है लेस देन की इनइक्वालिटी और ये ग्रेटर देन की, तो ग्रेटर देन और लेस देन मिला के क्या हो गया पॉजिटिव नेगेटिव मिला के ओवरऑल क्या हो गया नेगेटिव हो गया, तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू सी हो गया। इस केस में जो है पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नेगेटिव, इस केस में ये क्या हो जाता है लोअर हाफ प्लेन जो हो जाता है, यानी कि लाइन के नीचे का रीजन जो होता है वो सोल्यूशन रीजन हो जाता है। सिंपल सी बात है कि अगर हमको ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता हो किसी भी स्थिति में, अगर लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही हो या फिर हमको ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही हो कि अपर हाफ प्लेन कौन सा है लोअर हाफ प्लेन कौन सा है, तो सिंपल है कि अगर लाइन इस तरीके से होती है तो ये नीचे वाला रीजन क्या हो गया लोअर हाफ प्लेन, ऊपर वाला रीजन क्या हो गया अपर हाफ प्लेन। ये लाइन ऐसे भी होती है तो ये ऊपर वाला रीजन क्या हो गया अपर हाफ प्लेन, नीचे वाला रीजन क्या हो गया लोअर हाफ प्लेन। तो इस तरह से, या फिर हम इसके नीचे का कोई भी पॉइंट यहाँ से ले करके और गिवन इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई तो वो नीचे वाला रीजन जो है वो सोल्यूशन रीजन होगा, अगर नहीं हुई तो उसके जस्ट अपोजिट अपर हाफ प्लेन जो है वो सोल्यूशन रीजन होगा। तो यहाँ से इस तरह से क्रॉस चेक करते हैं। तो हम इसमें ड्रॉ करके देखते हैं।
तो इसका जो है ग्राफ ड्रा करते हैं, लाइंस ड्रा करते हैं। तो लाइंस ड्रा कैसे करें तो सपोज ये वाली लाइन अगर ड्रा करनी है, ठीक है, तो ये लाइन ड्रा करनी है तो इसके लिए एक्स एक्सिस पे एक कौन सा पॉइंट जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी। अगर एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 20 हो जाएगा। यानी कब, जब x की वैल्यू 0 डालनी है तो y की वैल्यू क्या होगा 20, यानी कि यहाँ से एक कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 0,20 इस वाली लाइन के लिए। और दूसरा कोऑर्डिनेट अगर y 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 60, तो यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट क्या मिल गया 60,0। ये इसका एक कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसका एक कोऑर्डिनेट होने के साथ साथ जो है हम क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो यहां से ये लाइन मिल गई। अब ये लाइन कौन सी है x, ये लाइन का इक्वेशन कौन सा है x प्लस 3y इक्वल टू 60 है। अब देखिए अगर लेस आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी होगी तो सोल्यूशन रीजन में ये पूरी लाइन भी इंक्लूड होगी, और अगर लेस देन की इनइक्वालिटी होगी तो ये लाइन डॉटेड बनाते हैं जो है, और ये लाइन जो होती है वो सोल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं होती है। अब फिलहाल नेक्स्ट के लिए x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 10, तो यहाँ पे y 0 पुट करेंगे तो x 10 मिलेगा और x 0 पुट करेंगे तो y 10 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट जो है ये यहाँ पे मिल गया, ये क्या मिल गया 0,10, और एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया क्या हो गया 10,0। अब यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये वाली लाइन जो है ये सोल्यूशन रीजन हमको बताएगी कि इसके ऊपर का रीजन सोल्यूशन रीजन होगा या फिर नीचे का रीजन सोल्यूशन रीजन होगा। अब ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली लाइन हो गई, एक इनइक्वालिटी हो गई, दूसरी इनइक्वालिटी हो गई, तीसरी इनइक्वालिटी क्या है x लेस आर इक्वल टू वाई, मीन्स व्हाट x इक्वल टू वाई, मीन्स x इक्वल टू वाई वाली लाइन है, इसको डालते हैं और ऐसे x इक्वल टू वाई वाली लाइन ये हो गई जो है x इक्वल टू वाई। अब इसके लिए जो है वही मैं बोला था कि अगर ओरिजिन से पास कर रहा हो तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ऊपर वाला रीजन सोल्यूशन रीजन होगा या नीचे वाला। तो यहाँ पे इसके बाद का कोई भी पॉइंट डाल के चेक कर लें या इसके ऊपर का कोई भी पॉइंट डाल के चेक कर लें। तो अगर यहाँ से हम मान लीजिए कि 10,0 इसमें डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 - 0, ठीक है, 10 - 0 लेस आर इक्वल टू 0, तो यानी कि 10 लेस आर इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन के नीचे वाला रीजन सोल्यूशन रीजन ना होकर के ऊपर वाला रीजन सोल्यूशन रीजन होगा। और यहाँ पे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट कि यहाँ से हमको इसके ऊपर वाला रीजन ही सोल्यूशन रीजन मिलेगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सोल्यूशन रीजन मिलना है, क्योंकि नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो एवरीवेयर सेटिस्फाई होती हैं। इस केस में जो है लीनियर प्रोग्रामिंग के केस में नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन रीजन मिलेगा। अब चेक करना है कि ये वाली लाइन से तो क्लियर हो गया x इक्वल टू वाई वाली लाइन से कि 10,0 डाल के हम देख लिए कि 10 - 0 जो है 10 आ गया, और 10 जो है लेस आर इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, 0 से तो छोटा होगा नहीं। इसका मतलब ये वाला इसके नीचे वाला रीजन सोल्यूशन रीजन न होकर के क्या होगा इसके ऊपर वाला रीजन जो है वो सोल्यूशन रीजन होगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इस लाइन के ऊपर वाला रीजन जो है वो सोल्यूशन रीजन होगा। अब ये क्लियर हो गया कि देखिए इस लाइन के नीचे का कोई रीजन सोल्यूशन रीजन नहीं होगा। अब कैसे डिसाइड करें, अब ये वाली एक लाइन बची और ये वाली एक लाइन बची। अब ये कौन सी लाइन है x प्लस 3y इक्वल टू 60, ये वाली लाइन है। तो यहाँ पे हम बोले थे कि चेक कर लीजिएगा b की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, और ये टोटल इनइक्वालिटी क्या है लेस देन की है, तो पॉजिटिव और लेस देन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के नेगेटिव, यानी कि इसके नीचे वाले रीजन जो होंगे वो क्या होंगे सोल्यूशन रीजन होंगे। तो इसके लिए जो है नीचे वाला रीजन जो हो जाएगा वो कॉमन रीजन में चूज किया जाएगा, सोल्यूशन रीजन होगा। अब ये सारे रीजन तो हैं लेकिन कॉमन रीजन होंगे कि नहीं होंगे। अब इस लाइन के ऊपर का रीजन लेना है ना, तो ये यहाँ पे देखिए ये वाला रीजन जो है कॉमन रीजन आ रहा है। अब इस लाइन के नीचे का चाहिए तो ये वाला रीजन होगा, और ऊपर का चाहिए तो ये वाला रीजन जो है कॉमन रीजन होगा। तो देखते हैं कौन सा चाहिए। x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 10, y में का कोफिशिएंट b क्या है पॉजिटिव है, ग्रेटर आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी है तो इसके ऊपर वाला रीजन होगा। कोई वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या है 0,20 डालेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसके ऊपर वाला रीजन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए 0,20, तो 0 प्लस 20 क्या हो गया 20 ग्रेटर इक्वल टू 10, यानी कि इसके ऊपर वाला रीजन, यानी कि इसके इस लाइन के ऊपर वाला रीजन जो होगा वो सोल्यूशन रीजन होगा। तो इसके साथ साथ जो है हमको कॉमन रीजन यानी कि फिजिकल सोल्यूशन कौन सा मिला, ये वाला रीजन जो हम रेड मार्कर से जो है डार्क कर रहे हैं, शेडेड कर रहे हैं, ये रीजन जो होगा वो सोल्यूशन रीजन होगा। तो इसके साथ साथ कार्नर पॉइंट्स कौन कौन से मिले, ये कार्नर पॉइंट मिला, ये कार्नर पॉइंट मिला,
ये कार्नर पॉइंट मिला जो है। तो इसके साथ साथ अब हम इसको कोई नाम दे रहे हैं। ये इस पॉइंट को हम क्या बोल ले रहे हैं, ए बोल ले रहे हैं। इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। और इसको क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो यहाँ से डी का कोऑर्डिनेट जो है वो तो क्लियरली दिख रहा है कि डी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,10। सी का कोऑर्डिनेट भी क्लियरली दिख रहा है। सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,20। अब हमको किसका कोऑर्डिनेट चाहिए, ए का कोऑर्डिनेट चाहिए और बी का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ए का कोऑर्डिनेट, ए कहाँ है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। तो इसमें ये वाली x = y वाली लाइन है और ये वाली लाइन है। तो इसमें x = y अगर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + x = 10, यानी कि 2x = 10। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5। x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू भी क्या हो गई, 5। यहाँ से हमको a का कोऑर्डिनेट क्या पता चल गया, 5,5। और b का कोऑर्डिनेट कौन सी लाइन है, x + 3y = 60 एंड x = y। यहाँ पे x = y अगर डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x + 3x = 60 मीन्स व्हाट, 4x = 60। यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 15। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू अगर 15 पड़ गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू इसमें डाल के चेक करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 15 उधर ट्रांसपोज होगा, 60 - 15 45। तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। यहाँ से सिंप्लीफाई होके निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि x = y वाली लाइन है तो दोनों वैल्यू सेम ही होगी। तो यहाँ पे क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो x - y = 0 है ना, तो इस वजह से जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। तो ये 15,15 यानी कि b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 15,15। यहाँ से जो है हमको प्रॉपर कार्नर पॉइंट्स जो हैं वो मिल गए। अब कार्नर पॉइंट्स मिल गए तो इन कार्नर पॉइंट्स पे हम वैल्यू चेक कर लेंगे। जिस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो सबसे कम आएगी, वही इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा और वही इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। अब यहाँ पे डाल के चेक कर लेते हैं। तो z की वैल्यू एट ए पे डालेंगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 5 + 9 × 5। ये क्या हो जाएगा, 15 + 45 क्या हो गया, 60 ए पे। और बी पे देखेंगे z की वैल्यू क्या हो जाएगी, b का कोऑर्डिनेट 15 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 15 + 9 × 15। तो ये क्या हो जाएगा, 45 + 135। इसको ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180। अब मिनिमम वैल्यू तो b वाली होगी नहीं, होगी भी तो a होगी। c पे चेक कर लेते हैं। c पे क्या हो जाएगा, सी पे पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है, 0,20। 0,20 इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 + 9 × 20। तो ये क्या हो जाएगा, 180। यानी कि बी और सी पे वैल्यू सेम आ गई। तो ये भी नहीं होगा जो है, क्योंकि 180 मैक्सिमम वैल्यू हो गई। हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए। डी पे चेक करना है। डी पे चेक कर लिया तो डी पे जो है क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 0,10। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 0 + 9 × 10। z = क्या हो गया, 3 × 0 + 9 × 10। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 90। अब 90, अब सारा चेक करिए। ए पे जो है, यानी कि ए पे कोऑर्डिनेट क्या है, 5,5। इस पे वैल्यू क्या मिली, मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू मिली। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है 60 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ z क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। जो किस पे मिली है, जिसका कार्नर पॉइंट्स क्या हो गया, ए पर मिली है एट 5,5। ये इसका आंसर हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 4 का डी। 4 के डी में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक फैमिली है, फैमिली में क्या है, 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रंस हैं। और फैमिली में 2 चिल्ड्रंस होने पे जो है टोटल चॉइस कितनी हो जाएगी चिल्ड्रन के, बॉयज या गर्ल्स होने की। अब फैमिली में बॉयज और गर्ल्स की टोटल अगर 2 चिल्ड्रन है तो 4 चॉइस होगी। क्या क्या चॉइस होगी, हो सकता है कि दोनों बच्चे क्या हैं, बॉय हों, दोनों, एक बॉय एक गर्ल हो, एक गर्ल एक बॉय हो और दोनों गर्ल हो। टोटल ये चॉइस होगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो हो गया वो कितना हो गया, 4 हो गया। बट वहां पे हमको प्रोबेबिलिटी जो बतानी है वो ये बतानी है कि कम से कम एक चाइल्ड जो हो वो क्या होना चाहिए, बॉय होने की। तो बॉय होने की प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है। तो यहाँ पे अगर एक चाइल्ड बॉय होना चाहिए तो ये जो है दोनों गर्ल होने की पॉसिबिलिटी जो है यहाँ से रिड्यूस हो जाएगी। तो हमको जो सैंपल स्पेस मिलेगा वो क्या हो जाएगा, बॉय बॉय एटलीस्ट 1 बॉय हो गया, बॉय गर्ल एटलीस्ट 1 बॉय हो गया, गर्ल बॉय
एटलीस्ट 1 बॉय हो गया। टोटल सैंपल स्पेस यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमसे पूछा है कि बोथ आर बॉय, अगर दोनों बॉय हो यानी कि लड़के हों तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दोनों बॉय होने की कितनी चॉइस है, केवल एक ही फेवरेबल चॉइस है, यानी कि यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 1/4 लिख के आए होंगे, तो अगर लिख के आए होंगे तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि एटलीस्ट 1 बॉय अगर हो, ठीक है ना, फैमिली में अगर एटलीस्ट एक लड़का हो तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों के बॉय होने की यानी कि दोनों के लड़के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए तो इसके लिए 3 ही पॉसिबल चॉइस है। क्या क्या है, बॉय बॉय एंड बॉय गर्ल गर्ल बॉय। तो दोनों के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। ये क्वेश्चन हो गया 4th का डी। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। लिखने का जो पैटर्न है वो मैं लिखा हुआ हूँ पीडीएफ सोल्यूशन से, जो है वहां से आप कॉपी करिएगा या देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th का ए। क्वेश्चन नंबर 5th का ए में जो है इसमें एक नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है। नॉन एम्प्टी सेट में क्या दिया हुआ है और उसका पावर सेट डिफाइन किया गया है। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट जो होता है किसी भी गिवन सेट्स के ऑल सबसेट्स का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे डिफाइन भी मैं किया हूँ, P ऑफ x इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। किसके सबसेट्स होंगे, ऑफ x, यानी कि जो गिवन नॉन एम्प्टी सेट है उसका। इस पावर सेट के ऊपर जो है क्वेश्चन में रिलेशन डिफाइन किया गया, आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन पावर सेट ऑफ x। वो किस तरह से डिफाइन किया गया है कि a, b यानी कि a b से तभी रिलेट होगा if and only if a is the subset of b, यानी कि इस रिलेशन में वही सारे पेयर पॉसिबल हैं या वही सारे एलिमेंट इस सबसेट्स में या इस रिलेशन में रह सकते हैं। पावर सेट्स के वही सारे एलिमेंट हो सकते हैं जो कि अपने बड़े वाले सेट के क्या हो, सबसेट हो। यानी कि अगर ए बी का सबसेट होगा तभी ए बी से रिलेट होगा, और अगर ए बी का सबसेट नहीं होगा तो इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसको प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो ये ऑब्वियसली इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो अगर ए का सबसेट है तो उसका उल्टा करेंगे तो वो भी ए का सबसेट होगा, तो वहां से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि कोई भी सेट जो है खुद का सबसेट होता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाएगी। ट्रांजिटिव के बारे में तो चेक करने की बात है, लेकिन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होगी। तो उसके लिए क्या हम लिखने का क्या हो गया कि अगर हम मान लेते हैं कि लेट a, b बिलोंग्स टू r, दिस मीन्स व्हाट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बी का सबसेट होना चाहिए। दिस मीन्स व्हाट कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ए अगर बी का सबसेट है तो ये कोई जरूरी तो है नहीं कि बी भी ए का सबसेट होगा, यानी कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी में बिलोंग कर रहे हैं तो इससे कोई गारंटी नहीं मिलती है कि बी के सारे एलिमेंट भी ए में बिलोंग करेंगे। बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। इसके लिए हम एक एग्जांपल देके इसको काउंटर एग्जांपल दे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और बता देंगे कि इस काउंटर एग्जांपल से ये फेल हो रहा है हम, तो इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो इसका प्रॉपर प्रूफ यही है कि इसको किसी काउंटर एग्जांपल से जो है कर दिया जाए। तो यहाँ पे जब बी ए का सबसेट नहीं होगा, दिस इंप्लाइज व्हाट कि बी डजंट रिलेट टू ए। दिस मीन्स व्हाट बी कॉमा ए डजंट बिलोंग्स टू आर। तो अगर आर में बिलोंग नहीं करेगा, बी ए से रिलेट नहीं होगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। दिस इंप्लाइज क्या, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आर अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा, क्योंकि ए प्रॉपर्टी फेल हो गई। एग्जाम्पल से कैसे इसको सेटिस्फाई करें, तो इसके लिए एग्जाम्पल के लिए क्या है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x कोई नॉन एम्प्टी सेट क्या ले लेते हैं, 1,2 ही ले लेते हैं। तो इसका जो है पावर सेट क्या हो जाएगा, P ऑफ x। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1,2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए कि a और b को लेना है, तो a वही ले सकते हैं ना जो b का सबसेट हो। तो a की वैल्यू सपोज 1 ले लिया, a एक एलिमेंट ले लिया, और b जो एलिमेंट ले लिया वो क्या ले लिया, 1,2 ले लिया। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि a जो है रिलेट टू b। क्यों, क्योंकि सिंस a सबसेट ऑफ b, a जो है b का सबसेट है। a के सारे एलिमेंट, a में 1 है जो कि b में भी कंटेन कर रहा है, बट b
नॉट सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि इसमें 1,2 है और इसमें केवल 1 है, तो बी के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो बी जो है ए का सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ डायरेक्टली कि बी जो है वो ए से रिलेट नहीं होगा। इसका मतलब यही हो गया कि जो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 5th का बी देखते हैं कि 5th के बी में क्या होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5th का बी हो गया। 5th के बी में क्या है? 5th के बी में एक गिवन मैट्रिक्स है। मैट्रिसेस जो है वो किस ऑर्डर की है? 3x3 ऑर्डर की है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी 3x3 ऑर्डर की वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगी। अब और जो नल मैट्रिक्स होती है उसको O से या डिनोट करते हैं और सारे एलिमेंट्स सारी एंट्रीज उसकी क्या होती हैं? 0 होती हैं। हमको प्रूव क्या करना है? आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स यहाँ पे यूज करने के लिए लिखे हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड चूज लेंगे, सेलेक्ट करके चूज करके, और राइट हैंड साइड यानी कि नल मैट्रिक्स सॉल्व करके ला देंगे, तो हमारा जो सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट सोल्यूशन जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करना जो है वो आपको केवल क्या करना है? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लेना है। देखिए इसके सारे एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तीनों पॉजिटिव है, और इसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। सारे एलिमेंट ऐड होने का मतलब क्या है कि ए जो भी गिवन मैट्रिक्स है इसके हर एक एलिमेंट में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 7 एक स्केलर है जो एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और उसके बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे सारे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अदर ए क्यू के मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ और 7a के और 2i के एलिमेंट्स के साथ ऐड कर लेंगे, और ए स्क्वायर के सारे एलिमेंट्स में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और उनके सारे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो हमको रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 0 0। एवरी प्लेस पे जो है वो एवरी एंट्री क्या आएगी? 0 आ जाएगी। हम सोल्यूशन जो है पीडीएफ में बताए हुए हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक बार बता दिया जाए, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा कभी कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है या आंसर मैच नहीं होता है, कुछ प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए स्क्वायर अगर निकालना है या ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालने के लिए ए का 2 बार प्रोडक्ट कर दिया, और ए क्यूब निकालने के लिए जो ए स्क्वायर आएगा रिजल्ट में उसका ए के साथ प्रोडक्ट कर दिया, तो ए क्यूब निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए क्या है? 1 0 2 0 2 1 2 0 3। सेम वैल्यू यहाँ पे रहेगी 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसमें प्रोडक्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको पहले एलिमेंट को पहले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड को सेकेंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके और सम कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो ये इसके भी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ करते हैं, सेकेंड को सेकेंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ करके जो है सम कर देते हैं। तो पहले रो का पहले कॉलम के साथ करते हैं तो पहले प्लेस पे लिखते हैं, फिर सेकेंड प्लेस पे लिखते हैं, फिर थर्ड प्लेस पे लिखते हैं। तो डायरेक्टली हम लिखते जाते हैं, क्या रिजल्ट आएगा बाकी कैलकुलेशन जो है वो किया गया है, वहां से आप देख लीजिएगा। तो पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का 1 से 1, 0 का 0 से 0 और 2 का 2 से क्या हो जाएगा? 4। तो 1 + 0 + 4 क्या हो जाएगा? फाइनली 5 हो जाएगा। अब इसके साथ सेकेंड कॉलम के साथ करते हैं, तो 1 का 0 के साथ 0, 0 का 2 के साथ 0 और 2 का 0 के साथ 0। तो फाइनल इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 0 के साथ 0, 0 का 2 के साथ 0 और 2 का 0 के साथ 0, तो इसका क्या हो जाएगा? 0। अब थर्ड कॉलम के साथ करते हैं, तो 1 का 2 के साथ 2, 0 का 1 के साथ 0 और 2 का 3 के साथ 6। तो 1 का 2 के साथ 2 और 2 का 3 के साथ 6, तो 2 + 0 + 6 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो में 0 का 1 के साथ क्या हो जाएगा? 0, 2 का 0 के साथ क्या हो जाएगा? 0, 1 का 2 के साथ क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे 0 + 0 + 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 का 0 के साथ 0, 2 का 2 के साथ 4 और 1 का 0 के साथ 0, तो यहाँ पे 0 + 4 + 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो 0 का जो है 2 के साथ 0, 2 का 1 के साथ क्या हो गया? 2 और 1 का 3 के साथ क्या हो गया? 3। तो 2 का 1 के साथ 2 और 1 का 3 के साथ 3, तो 0 + 2 + 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 का 1 के साथ 2, 0 का 0 हो गया और 3 का जो है 6 हो गया 2 के साथ, तो 2 1 जा 2 और ये 6, ये टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसका सेकेंड कॉलम के साथ, तो 2 का 0 के साथ 0, 0 का 2 के साथ 0, 3 का 0 के साथ 0, तो ये सारा क्या आ गया? 0 ही आ गया।
अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो 2 का 2 के साथ 4, 0 का 1 के साथ 0 और 3 का 3 के साथ 3, तो ये क्या हो गया 2 का 2 के साथ 4 और 3 का 3 के साथ 9, 4 + 9 क्या हो गया 13। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 508245 और 8013, ये सही है। ठीक है, अब ए का जो है ए स्क्वायर के साथ, तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या हो गया 508245 8013 जो है, और यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है 102021203। इसका करेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे भी ऐसे ही रिजल्ट लिख रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 का 5 के साथ क्या हो गया 5, 0 का 2 के साथ 0 और 2 का 8 के साथ क्या हो गया 16, तो 1 का 5 के साथ 5 और 16, टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा 21। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फर्स्ट प्लेस पे 21 आ जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो में क्या है 1 और 0 के साथ 0, 0 4 के साथ 0, 2 का 0 के साथ 0, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 का 8 के साथ 8, 0 का 5 के साथ 0 और 2 का 13 के साथ जो है वो क्या हो जाएगा 26, तो 8 और 26 यहाँ पे क्या मिल जाएगा फाइनली 34 मिल जाएगा। अब जो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 का 5 के साथ 0, 2 का 2 के साथ 4, 1 का 8 के साथ 8, तो 8 और 4 फाइनली ये क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 का 0 के साथ 0, 2 का 4 के साथ 8, 1 का 0 के साथ 0, तो यहाँ पे फाइनली क्या मिल जाएगा हमको 8 मिल जाएगा, क्योंकि 0 8 और 0। अब नेक्स्ट जो है वो क्या सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 का 8 के साथ 0, 2 का 5 के साथ 10 और 1 का 13 के साथ जो है वो 13, तो 10 और 13, 0 10 और 13, तो क्या हो गया 23, 21 हो गया, 0 हो गया, 34 हो गया, 12 8 और 23 हो गया। अब यहाँ पे थर्ड रो का पहले कॉलम के साथ, तो 2 का 5 के साथ 10, 0 का 2 के साथ 0 और 3 का 8 के साथ 24, तो ये क्या हो गया 2 का 5 के साथ 10 और 8 जो है 3 का 8 के साथ 24, तो 10 और 24 टोटल क्या हो गया 34। ठीक है, 2 5 जा 10 और 3 जा 24, तो क्या हो गया 34। अब से थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 का 0 के साथ 0, 4 का 0 के साथ 0 और 3 का 0 के साथ 0, तो ये फाइनली क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 का 8 के साथ 16, 0 का 5 के साथ 0, 3 का 13 के साथ 39, तो जो है 16 और 39 हमको क्या मिल जाएगा 55, यानी कि क्या मिलेगा 34 0 एंड 55। ठीक है, 34 0 एंड 55, यानी कि ये ए क्यूब की वैल्यू हो गई, ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके सारे एलिमेंट में, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ए के सारे एलिमेंट में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट में यानी कि डायगोनल्स पे, और ए क्यूब को 7a को और 2i के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करने पे जो ए स्क्वायर वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिले हैं उसको माइनस कर देंगे। हमको फाइनली राइट हैंड साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पुट करके मिलेगा रिजल्ट में, वो एवरी एलिमेंट पे एवरी प्लेस पे वैल्यू क्या रहेंगी 0 रहेंगी, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो अब हम क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सी की उसको कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 5 का सी। यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है cos x टू द पावर y इक्वल टू cos y टू द पावर x, और यहाँ से dy बाई dx निकालना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम लॉग ले करके प्रोडक्ट रूल लगा करके डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो dy बाई dx की वैल्यू निकल जाती है। अब यहाँ से तो ये क्लियर दिख रहा है कि y की वैल्यू निकालनी है, y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो यानी कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो ऐसे डायरेक्टली करना थोड़ा सा इजी नहीं है, इस वजह से हम क्या कर लेंगे इसको इक्वेशन 1 मान के और लॉग ले लेंगे, बोथ साइड में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा y पावर रूल लग जाएगा, पावर रूल लगेगा तो y लॉग cos x हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा x लॉग जो है cos y हो जाएगा। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, लैंग्वेज पूरी लिखी हुई है, बस यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कैसे क्या क्या करना है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा आपका y मान लीजिए फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड का, तो log cos x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x, और जो है cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा चेन रूल से माइनस साइन x प्लस log cos x कांस्टेंट हो गया, log cos x कांस्टेंट हो गया, बचेगा क्या y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा जो है। उसके बाद जो है अब राइट हैंड साइड में जाइए तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल सेम लगेगा, तो x कांस्टेंट हो गया, log cos y के लिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos y,
और cos y का क्या हो जाएगा माइनस साइन y। अब फिर y का भी तो करना है, तो y का क्या हो जाएगा dy बाय dx। अब यहाँ से जो है फिर यही सेम log cos y क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है dy बाई dx वाला ये टर्म है और ये टर्म है, इस दोनों को एक साथ कर लेंगे और बाकी सारे टर्म्स को एक साथ करके और कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से एक्चुअली में मिलेगा क्या साइन x अपॉन कॉज x tan x, यानी कि माइनस साइन के साथ, तो माइनस वाई tan x प्लस लॉग कॉज x dy बाई dx इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस x साइन y अपॉन कॉज y क्या हो जाएगा tan y dy बाई dx प्लस लॉग कॉस y। यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स वाले जो टर्म है इसको और इसको एक साइड में कर लेते हैं और इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग कॉस x प्लस x tan y, और यहाँ से जो है ये dy बाई dx क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, क्या बचेगा y tan x प्लस लॉग कॉस y। यहाँ से इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी y tan x प्लस लॉग कॉस y अपॉन लॉग कॉस x प्लस x tan y। ये dy बाई dx की वैल्यू मिल गई, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपको फाइंड आउट करना था इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है क्वेश्चन नंबर 5 का डी, उसको देखते हैं। हाँ तो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का डी। ये क्या है f(x) दिया हुआ है x प्लस साइन 2x, और ये बोला कि ये किस इंटरवल पे है, तो ये x जो यहाँ का डोमेन होगा वो क्या होगा 0 to 2 पाई, क्लोज इंटरवल है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है जो है, तो मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद जो है इसके 2 और क्वेश्चन बचे हैं 5th पार्ट में, वो और आगे के क्वेश्चन जो है मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। सॉल्यूशंस जो है वो मेरे लिंक मेंशन है जो डिस्क्रिप्शन में, मैथ्स वर्ल्ड एप्लीकेशन पे विजिट करने पे स्टडी मटेरियल में जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा PDF फॉर्मेट में, वहाँ से आप जाके सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं आगे के क्वेश्चंस के लिए। मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए नेक्स्ट वीडियो जो है वो नेक्स्ट डे अपलोड करूँगा। अभी मेरी थोड़ी क्लासेज वगैरह हैं तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पे मैं रोकूंगा, ये लास्ट क्वेश्चंस रहेंगे, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आप सॉल्यूशंस के डिस्कशन को देख पाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे जो है यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन को निकालने के लिए क्या करना होता है कि हमको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। फंक्शन को डिफरेंशिएट करके फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 0 to 2 पाई में, तो दोनों क्लियरली डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का सम भी क्या हो जाएगा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी से डिफरेंशिएबल होगा, तो क्लियरली टोटल फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे और डिफरेंशिएट करके इस फंक्शन की वैल्यू जो है को जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको जो है 0 से कंपेयर करेंगे। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो है फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से कंपेयर करके वहाँ से फिक्स पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं या और भी कई सारे नाम होते हैं, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो जो है उसको निकालते हैं तो ताकि हमको ये पता चल सके कि गिवन जो इंटरवल है इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं। जो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं उसको हम गिवन फंक्शन में उसकी वैल्यू डालते हैं और फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। उन सारी वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट एक ही हो सकता है तो एक ही होगा तो एक ही वैल्यू मिलेगी, तब तो वही आंसर हो जाएगा। एक से ज्यादा होगा तो सारी वैल्यू डाल के चेक करेंगे। उसमें अगर मिनिमम वैल्यू पूछा है तो सबसे छोटी वाली वैल्यू जो फंक्शन की आई होगी वो सब मिनिमम वैल्यू होगी, जो बड़ी वाली आई होगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वैल्यू डाल के और हम छोड़ेंगे, आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। अगर कोई डाउट होता है किसी को, कोई पूछता है तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्लियरली क्या है, ये डिफरेंशिएबल है तो फर्स्ट डेरिवेटिव f x क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और sin 2x का क्या हो जाएगा cos 2x, और चेन रूल लगाएंगे तो 2x का क्या हो जाएगा 2। यहाँ से क्लियरली क्या मिला 1 + 2 cos 2x जो है ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया f(x) मीन्स। और यहाँ पे जो है x के बारे में दिया हुआ है कि x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है 0 to 2 पाई, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 < x < 2 पाई जो है।
अब इसको फॉर मैक्सिमम या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 1 + 2 cos 2x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ से 2 cos 2x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1। ठीक है, यानी कि cos 2x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1/2। यानी कि -1/2 कौन सी वैल्यू होती है, cos में -1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो 2π/3 की वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये cos 2π/3। तो यहाँ से कंपेयर करके x की वैल्यू डायरेक्टली जो है अब दिख रही होगी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, π/2x इक्वल टू 2π/3। तो जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, π/3 पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी ये डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x के बारे में रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि x जो है वो 0 से 2π के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा जनरल सोल्यूशन लेना पड़ेगा और क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे कि यहाँ पे 2x इक्वल टू 2π/3 के अलावा भी और कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं है जो है, तो इसके वजह से इसका हमको जनरल सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, 2x इक्वल टू 2n पाई ± 2π/3। अब यहाँ से जो है x की वैल्यू के लिए ये है, तो 2x के लिए क्या होगा, तो 2x के लिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x की वैल्यू जो है 0 से 4π के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पे दो केस मिलेगा, एक तो 2n पाई + 2π/3 और 2n पाई -2π/3। तो यहाँ से n की वैल्यू एक बार अगर नेगेटिव वाला लेने पे 0 लेते हैं, तो जो 2x की वैल्यू अगर 2n पाई -2π/3 लेते हैं तो n की वैल्यू 0 लेंगे तो माइनस जो है आपको क्या मिलेगा, 2π/3। तो वो तो लेने का चांस ही नहीं है। अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2π यानी कि 6π - 2π यानी कि क्या मिल जाएगा, 4π/3 मिल जाएगा। अगर 2 लेते हैं तो 4π/3 जो है कि ये 0 से 4π के बीच में लाई करेगा। अब 2x की जो वैल्यू है, अब अगर 2 लेते हैं n की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, 4π यानी कि 3 4 जा 12, 12 - 2 क्या हो जाएगा, 10π यानी कि 10π/3 यानी 3 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये भी जो है लाई करेगा 0 से 4π के बीच में। अब अगर इससे ज्यादा लेंगे तो 4π से ज्यादा हो जाएगा, तो ये वैल्यू लाई नहीं करेगी गिवन इंटरवल में, तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 2n पाई + 2π/3 अगर लेते हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 0 चेक करेंगे तो ये 2π/3 हो जाएगा। तो पहली वैल्यू जो कि हमको डायरेक्टली यहीं से दिख रही थी, बट ये आंसर है कि नहीं इसमें अभी क्लियरिटी नहीं है, तो ये चेक करने की बात है। क्रिटिकल पॉइंट्स और भी है ना, केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2π यानी कि 3 2 जा 6π + 2π यानी कि ये क्या हो जाएगा, 8π/3 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग। और अगर यहाँ पे n की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये 6π यानी कि 6 6 जा 18 यानी कि ज्यादा हो जाएगा। 4 से वैल्यू इसकी 3 4 जा 12 हो जाएगा और 12 to 14 और 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब है ये 0 to 4π से रेंज से बाहर हो जाएगा। तो ये 4 क्रिटिकल पॉइंट होंगे, ये चारों, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 2π/3, 5π/3, π/3 एंड 4π/3। इस पे जो है ये fx में वैल्यू डालेंगे यहाँ से, और f2π/3 की क्या वैल्यू आएगी, और f5π/3 की क्या वैल्यू आएगी, f π/3 की क्या वैल्यू आएगी, और f4π/3 की क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पे जब डालेंगे x के प्लेस पे, तो हम चाहते तो डायरेक्टली हाँ ठीक है 2x की वैल्यू डाल सकते थे, बट यहाँ पे x की वैल्यू भी पुट करनी है। तो यहाँ से जो भी डालेंगे 2π/3 प्लस आएगा, 5π/3 प्लस आएगा, π/3 प्लस आएगा, 4π/3 प्लस आएगा। तो साइन x, साइन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम चूज कर लेंगे। जो इस चारों में से जो वैल्यू सबसे मिनिमम होगी वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, जो वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो जो कि मैं PDF सोल्यूशन में डिस्कस भी किया हूँ, आप एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। अगर कोई इशू होता है तो आप बताइएगा, हम आगे के क्वेश्चंस को और ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे, और इसके बाद के पार्ट्स को जो है मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो इसके लिए जो है मेरी क्लासेज हैं थोड़ी, तो फिर रहने देते हैं यहाँ पे। थैंक यू।